तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विकास, जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों अब तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर ली, जैसे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, औसत आय क्या होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, लोगों की सोच क्यों अलग अलग होती है, या फिर लोग विकास के बारे में अलग अलग जो धारणाएं हैं वो रखते हैं, तो कैसे रखते हैं। अब दोस्तों हम लोग उसी के आगे से, जहां तक ये पढ़ लिया था उसी के आगे से पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में, और पूरे चैप्टर को आज खत्म करेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर के दोस्तों नोट्स और पूरी बुक के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लिंक पर जाकर क्लिक करें और नोट्स वगैरह ले सकते हैं। साथ ही में दोस्तों उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे। तो आइए दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं, ये जो हेडिंग है ये आपके विकास वाले चैप्टर में क्यों रखी गई। विकास चैप्टर का नाम है जहां पर हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सार्वजनिक सुविधाएं हेडिंग रखी है। रीजन होगा, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, इस टेबल को देखिए। इस टेबल में दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो केरल की इनकम है वो पंजाब की इनकम से काफ़ी कम है, लेकिन केरल की जो दूसरी चीज़ें जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई या शिक्षा का स्तर हो गया, वो दोस्तों पंजाब के स्तर से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर इनकम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर स्वास्थ्य और वहाँ पर शिक्षाएं हमेशा बेहतर हो, ऐसा नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि आप पैसे से सारी चीज़ें खरीद नहीं सकते। उदाहरण के लिए आपकी जेब में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है दोस्तों, और आप इनमें से कोई भी चीज़ को खरीद करके दिखाएं, जैसे आप एक स्वच्छ वातावरण खरीद के दिखाएं, या फिर आप बिना मिलावट की दवाएं खरीद के दिखाएं, बीमारियां, संक्रामक बीमारियां खरीद के दिखाएं, या फिर समाज जो है एक बेहतर सा बना करके दिखाएं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप इनमें से किसी भी चीज़ को अपने पैसों से खरीद पाएँ। लेकिन उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके पास में बहुत सारा पैसा, आपके पास में करोड़ों रुपए, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, वो खत्म होने वाला भी नहीं है। तो अगर आप एक स्वच्छ वातावरण खरीदना चाहेंगे तो हो सकता है आप कुछ प्योरीफायर वगैरह जो है अरेंज कर लें, कुछ ऐसे जगहों पर चले जाएँ जहाँ माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अ, कुछ हद तक काम करेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दवाओं की, तो दोस्तों हो सकता है आप किसी कंपनी से टाई अप कर लें, उनसे बात कर लें और उनसे बताएं कि हमें जो दवाइयाँ देनी है आपको, मतलब जो दवाइयाँ आप हमें देंगे वो पूरी तरीके से एकदम 100% प्योर होनी चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट या कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं पड़ा होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों अगर हम लोग खाद्य पदार्थ की बातें कर ले, खाने पीने वाली चीज़ें जैसे कि दूध हो गया, कुछ नमक हो गए, कुछ भी कोई भी चीज़ जो खाई जाती है, ये सारी चीज़ें भी आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आपको बिना मिलावट की मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें बीमारियों की, तो आप बीमारी से भी कुछ हद तक प्रोटेक्ट रह सकते हैं पैसे के दम पर। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग समाज की बात करें तो शायद समाज को जो है आप पैसों की मदद से ना बना पाएं। कुछ लोग होंगे भी जो समाज को पैसों की मदद से बना लेंगे, लेकिन वो सब कुछ नकली नकली सा फील करेगा और बहुत लंबे समय तक कारगर भी सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर कुछ भी हम इंडिविजुअली यानी कि अकेले व्यक्ति बन करके ये सारी चीज़ें हम खरीदना चाहते हैं, मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगी, और ये प्रत्येक व्यक्ति खरीद ले, मतलब धरती पर पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोग ऐसी चीज़ें कर पाएँ। तो ये तो हो गई आपकी नामुमकिन सी चीज़ें। लेकिन अगर इनको हम सामूहिक रूप में देखें तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। जैसे आप एक स्वच्छ वातावरण के रूप में अगर देखना चाहते हैं, तो अगर हमारी सरकार इस पर कुछ कदम उठाती है तो दोस्तों जब सब लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जब हमारी इनकम होती है तो हम इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, लेकिन जब सामूहिक रूप से इस पर कार्य किया जाता है तो वो थोड़ा सा आसान बन जाता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो सामूहिक सुविधाएं होती हैं दोस्तों, ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं। उदाहरण के लिए आप एक और उदाहरण देखो, अगर आप अपने घर के चौकीदार को रखना चाहते हो दोस्तों, अपने घर में एक चौकीदार रखना चाहते हो जो बाहर रह करके आपके घर को जो है ना प्रोटेक्ट करे चोरों से, गुंडों से या किसी से भी। तो अगर आप अपने लिए रख रहे हो, फिर आपका पड़ोसी अपने लिए रख रहा है, फिर और जितने भी लोग हैं सब लोग अपने अपने घर के लिए एक पर्सन रख रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पूरी कॉलोनी के लिए एक चौकीदार रख लेते हो तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा सभी को। यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी कि सामूहिक सुविधाएं जो होती हैं, ये जब सामूहिक रूप से आती हैं सार्वजनिक सुविधाएं तो हमको सस्ती पड़ती हैं, इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है? इस रिपोर्ट को समझने से पहले आप ये देख लो कि अब तक हमने क्या क्या किया। अब तक हम देखना चाहते हैं कि कौन से देश के इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और कौन से देश के इंसान काफ़ी कम ग्रो कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप लोगों के ज़्यादा विकसित होने की डिटेल देखना चाहते हैं तो आप क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे से चीज़ें पता चलेंगी। तो अगर आप कई सारी चीज़ों पर बात करते हो, जैसे कि हमने शिक्षा के बारे में बात कर ली, हम वहाँ के रहन सहन के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, घर के बारे में बात करेंगे, तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं।
अगर आपको देखना है कि किस देश के नागरिक बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की कर रहे हैं दोस्तों, तो आप वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय जैसी चीज़ों को देखो, आपको पता चलेगा। कई सारी मैगजीन है दोस्तों जो पूरे विश्व में मानव विकास रिपोर्ट जारी करती हैं हर साल, और वो ये दिखाती हैं कि कौन से देश के लोग कितना ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। वो ऐसी शिक्षा की लिस्ट जारी कर देती हैं, स्वास्थ्य की लिस्ट जारी कर देती हैं, प्रति व्यक्ति आय की लिस्ट जारी कर देती हैं, और भी कई सारे पॉइंट हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन मेन रूप से अगर हम लोग बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट में यही 3 चीज़ें आती हैं जहाँ पर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करके दो देशों के बीच में तुलना कर सकते हैं। क्या आपके दिमाग में कोई और भी ऐसी आइडिया है जिससे हम मानव विकास को नाप सकें? बहुत से लोग अभी भी पूछ रहे होंगे मानव विकास क्या होता है। मानव विकास का मतलब ये कि यार आपने क्लास 10th के बाद में 10 साल तक खूब पढ़ाई करी और आपने खूब अपनी जॉब ढूंढने की कोशिश करी, वहीं पर आपका एक दोस्त जो आपके साथ में स्टार्ट करता था वो आपसे दूर हो गया कहीं पर, और वो भी अपने काम में लगा और आप भी अपने काम में लगे हो। 10 साल बाद हम दोनों को देखेंगे कि किसने ज़्यादा पैसे कमाए, कौन ज़्यादा खुशहाल है, किसकी बॉडी, किसकी स्वास्थ्य जो है सब कुछ अच्छा है, किसका फैमिली बैकग्राउंड, किसकी पढ़ाई, किसका स्टेटस काफ़ी अच्छा है, हर एक चीज़ में कौन आगे है। तो जब आप बात करेंगे उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, तो दोस्तों उसी चीज़ को हम उनके विकास की रिपोर्ट बात करेंगे, मतलब उनके विकास की रिपोर्ट कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पर मानव के विकास की रिपोर्ट कहलाई मतलब हाँ कहलाई जा सकती है। ठीक ही है, लगभग समझा दिया मैंने, आई थिंक समझ गए होगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं विकास की धारणीयता के बारे में। धारणीयता का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि विकास जो है, मतलब वो पतंग उड़ाने चला गया है, नहीं, वो वाला विकास नहीं है दोस्तों, ये दूसरा वाला विकास है जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं, वही वाला विकास। तो विकास जो है ये हम ही लोगों के लिए रहेगा क्या? नहीं, अगर हम लोग इस विकास को अपने आगे आने वाली पीढ़ी तक दे पाते हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग कुछ कर पाते हैं, तो दोस्तों ये विकास रहेगा। और अगर चलो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इसका जो ग्राफ है वो नीचे ना जाने दें। अब आप कहोगे मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा हिंदी में बताओ, तो हिंदी में मैं बताना चाहूँगा कि आप ना ये समझ लो कि जितना कमा रहे हो उससे कम मत कमाना, ठीक है, जितना बचा रहे हो उससे कम मत बचाना, जितना अभी हेल्थी हो उससे कम मत हो जाना, ठीक है, ज़्यादा हो जाओ तो सब कुछ में अच्छा रहेगा। तो ये यहीं पर कहा जा रहा है कि विकास की जो पैमाना है दोस्तों वो किसी भी माध्यम में नीचे नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट उसका लेवल आप मेंटेन करके रखो। लेकिन कई जगहों पर हम देखें, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक हो गए या शोधकर्ता हो गए दोस्तों, वो सारे लोग बोलते हैं कि 20वीं शताब्दी के आसपास से हमारे जो ग्राफ हैं वो हर एक चीज़ में नीचे जाते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप भूमिगत जल के बारे में देख सकते हो, भूमिगत जल जो है हम लोग कितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली जो हमारा जल स्तर है वो काफ़ी मात्रा में नीचे जाता जा रहा है। तो अगर इतना ज़्यादा जल स्तर नीचे जाएगा तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं दोस्तों, वो कल के लिए क्या उपयोग में लेंगी? वैसे भी जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की और मारामारी हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि जो सोने की कीमत में आज हम लोगों को सोना मिलता है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिला करेगा। और दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें खनिज तेल की, तो ये तो खत्म ही होने वाले हैं। मतलब ऐसे ये संसाधन है दोस्तों, जो अनवीकरणीय संसाधन है, जो हम लोग खूब दबा के यूज कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। आपने शायद ना सुना हो, मेरे ख्याल से अगर सुना है तो बताना, बहुत पहले शायद 2008 या 2010 के पहले की बात है, मैंने एक बार टीवी पर देखा था, सारे लोग मतलब हर एक न्यूज़ चैनल पे आने लग गया था कि 2016 तक में तेल खत्म हो जाएगा। मैं बड़ा डर गया था कि 2016 में तो मैं बड़ा हूँगा, तब मैं गाड़ी खरीदूंगा, और तब तक कि तेल खत्म हो जाएगा तो मैं गाड़ी पे मतलब जलवे कैसे काटूंगा। तो बाद में पता चला अभी तो तेल है फिलहाल थोड़े समय तक के लिए, लेकिन कब तक के लिए पता नहीं। तो यही चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम पर कई सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो लुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, और ये तब तक की कारगर सिद्ध नहीं होंगी दोस्तों जब तक कि जो है दूसरा कोई और संसाधन ना मिल जाए इसकी जगह पर यूज करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ नवीकरणीय संसाधन भी होते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ना, आप कहोगे ये तो बार बार रीयूज हो रहे हैं, भाई हम पानी जितना यूज में ले रहे हैं उतना खत्म हो रहा है, लेकिन आप पिछले 20 सालों की अगर रिपोर्ट देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा जो हमारा भूमिगत जल स्तर है वो 4 मीटर नीचे चला गया है। मतलब पहले यहाँ पर था दोस्तों, अभी वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग गाँव की बात कर रहा हूँ, मैं किसी अच्छी सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ना अपने घर पे पता करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि जो नल होता है वो कितनी गहराई पर लगाते हैं। मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पर नॉर्मली जो सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल वगैरह लगता है वो 25 से 30 फुट की गहराई में दोस्तों पानी आ जाता है उसमें। और अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर 250 से 300 फीट पर भी पानी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर गाँव में बात करें तो वहाँ पर जो है 30-40 फुट एवरेज होता है, और पीने वाला पानी 90 से 70 फीट के बीच में, मतलब 70 से 90 फीट के बीच में पानी मिल जाता है, जो इसको डायरेक्टली आप ऐसे ऐसे हैंडपम्प चलाओ और पानी को पी लो। हालांकि ये ठीक है, बहुत से लोग गांव के लोग अभी भी पीते हैं यार,
आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो प्योरीफायर का यूज़ नहीं करते होंगे, डायरेक्टली पीते होंगे। प्योरीफायर तो शहर वगैरह में यूज़ में लिया जाता है क्योंकि वहाँ पे सब सीवर वीवर का पानी आता रहता है, तो इसलिए यूज में लेते हैं। लेकिन गाँव के लोग आज भी वो सुबह उठा और नल चलाया, ढो 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 करके पानी भरा, मस्त सा पिया। लेकिन वो पानी जो 20-25 फीट पे मिल रहा है ना, आने वाले टाइम पर वो 20-25 फीट, 30 फीट, 50 फीट पर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उसका खूब दबा के यूज कर रहे हैं, और यूज करते हैं वो रिसाइकल भी नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जितना पानी बरसता है, ठीक है, उससे ज़्यादा पानी हम लोग यूज में ले लेते हैं। तो भाई जो पानी हमने यूज में लिया वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, और ऊपर से आ रहा है नीचे 1 लीटर, हम लोग पी रहे हैं 4 लीटर, तो कहाँ से बुरा पड़ेगा। इसीलिए भूमिगत स्तर का जो लेवल है दोस्तों वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो डूब रहे हैं। अब ये जो संसाधन डूब रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ किसी एक देश के नहीं होते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे भारत का ही नुकसान हो रहा है, दूसरे देश का नहीं हो रहा, क्योंकि ये संसाधन किसी भी देश की ना सीमा नहीं जानते हैं, ये लिमिट्स नहीं जानते, ये ख़त्म तो ख़त्म। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मानव विकास का जो एक पैमाना है वो सभी चीज़ों के बीच में संतुलित होकर के बैठे हैं। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इस चैप्टर पे जो दोस्तों टिप्पणियाँ हैं, जो बातें हैं, वो हम लोग करेंगे अगली वाली वीडियो में। तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो #FOG करके मुझे कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा, वो भी उसी के आगे लिख करके बता देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।